Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to describe AC generator और AC dynamo. आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज हम AC जनरेटर जिसे हम AC dynamo भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. It is one of the most important topics generally asked in CBSE examination. जब आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, एसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये दो चार टॉपिक्स थे जिसको हम लोग कहते थे यही करके चले जाओ आ जाएगा पेपर में. लेकिन अब हमारे पास ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ गया है, इसलिए इसका एक एक टर्म जानना जरूरी है. अब यदि आपका एक एक टर्म जानते हो, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से आपके ये अच्छे नंबर आ जाएंगे. अब इसी आधार पर यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या चीज याद रहना चाहिए. जस्ट ए मिनट. यहाँ पर सबसे पहले एसी जनरेटर है या एसी डायनेमो है. व्हाट इज दिस? इंट्रोडक्शन. पहले देखो, पहले पेपर में पूछे जाते थे विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर. और साथ साथ इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स रहते थे. अब यदि एसी जनरेटर जैसे आप देखते हो, एसी ट्रांसफार्मर देखते हो, यदि एसी चैप्टर कोई बच्चा नहीं पढ़ा और लास्ट में आके कहता है सर मुझे कोई एक दो क्वेश्चन बता दो जो मैं तैयार कर लूं वही आ जाएगा पेपर में, तो उसमें एक एसी जनरेटर होता है और एक ट्रांसफार्मर होते हैं. ये दो टॉपिक्स हम लोग कहते थे करके चले जाओ, दोनों में से कोई एक आ जाएगा. अब इसी तरह से एमसीक्यू भी जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें भी इस तरह के जो टर्म है, इसी टर्म के आधार पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं. अब यहाँ पर देख लो इंट्रोडक्शन में, एन एसी जनरेटर इज ए मशीन which produces alternating current energy from mechanical energy. अब ये जो है आपके एसी जनरेटर्स हैं, अब यहाँ पर पहला था टॉपिक जैसे इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में एन एसी जनरेटर इज ए मशीन which produces alternating current energy from mechanical energy. अब ये टॉपिक जो हमने दिखाए हैं ये आपके मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जस्ट अब आपके मैकेनिकल एनर्जी जनरली आपने समझा, इट इज ए मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेकंड पॉइंट है एसी जनरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब आपसे पूछेंगे ये किस फेनोमेना पर वर्किंग करता है, इसका वर्किंग का आधार क्या है, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है. तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे आपने पढ़े थे आपके फैराडेज वाले में कॉइल है, मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो ईएमएफ बनेंगे और इसमें डिफ्लेक्शन होगा. इसलिए लिखते हैं एसी जनरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो बेटा ये एक एमसीक्यू में आता है. दो एमसीक्यू हो गया आपका. ऊपर में एसी जनरेटर कन्वर्ट आपको लिख देगा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह से दो चार चॉइस दे देंगे. तो वहां पर आपको लिखना मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसी तरह से देखो अब आपने पढ़ा एसी जनरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो वहां पर दे देगा द वर्किंग ऑफ AC generator is based on the following phenomena.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट, इस तरह से 2-4 चॉइसेस आपको दे देंगे, जिसमें से आपको हमेशा मार्क लगाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा हम पहले भी पेपर में कहते थे तैयारी करो, तो बच्चे को कहते थे ये पूरा का पूरा तैयार करके चलो, क्योंकि ये पूरा का पूरा तैयार करके चलने पर ही ये हमारे पास आ जाता था। ये हमारे पास आ जाते थे और ये सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है सी, जनरेटर। द जनरेटर वाज डिजाइन्ड ओरिजिनली बाय यूगोस्लाव साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। अभी आप करते हो ना आप पढ़ते हो ना मैग्नेटिक फील्ड के, निकोला टेस्ला जैसे अभी पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है? हेलो। जी। हाँ, तो अब आप पढ़ते हो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं हम? टेस्ला। ये इन्हीं के ऑनर के रूप में। जनरेटर वाज डिजाइन्ड ओरिजिनली बाय यूगोस्लाव साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। अब आपको ये भी एक क्वेश्चन बन गया, हु डिजाइन्ड। फोर्थ पॉइंट में देख लो, द वर्ड जनरेटर इज ए मिजनोमर। मिजनोमर क्या होता है बेटा? मिजनोमर का आप सिनोनिम्स देखो, जिसको आप कहते हैं फॉल्स। द वर्ड जनरेटर इज मिजनोमर्स because nothing is generated. Misnomer means false name. Nothing is generated by machine. It is an alternator converting one form of energy into another form. ये हमारा अल्टरनेटर, इसलिए आप देखते हो जनरली भाषा में कभी कभी कहते हैं भाई अल्टरनेटर ले चाहिए मुझे, अल्टरनेटर हम लेते हैं। कुछ लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, कुछ लोग जनरेटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जनरेशन नहीं होता। यहाँ तो कन्वर्सन हो रहा है, मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कुछ नहीं, इसलिए इसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। अब कहोगे सर इस तरह का नाम, जैसे अब आप भाई आप तो बायो के बच्चे हो ना? जी। हाँ बताओ, फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं? सीडो। सीडो फ्रूट फ्रूट कहते हैं। ऐसा एग्जांपल दो। बनाना। बेटा नहीं नहीं, वो है एप्पल हो गया, एप्पल हो गया। स्ट्रॉबेरी। हाँ, फॉल्स फ्रूट। और उसी तरह से ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे गुआवा हो गया, अमरूद सब हो गए, वाटरमेलन हो गए, जिनमें सीड सब जगह इक्वली स्प्रेड रहता है, उसको समझो आप ट्रू फ्रूट्स, और बाकी को फॉल्स फ्रूट। अब इसी के आधार पर देखो, आप बायो में पढ़ते हो ट्रू फिश, फॉल्स फिश, बता सकते हो एक दो नाम? फॉल्स किसके? फिश कहते, फॉल्स फिश, ये पूछेगा नीट वगैरह का क्वेश्चन है भाई। फॉल्स फिश का मतलब जिसका नाम तो फिश है, लेकिन वो फिश फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, फिश का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। जैसे आप जेली फिश जानते हो, स्टार फिश जानते हो। ट्रू फिश हो गया डॉगफिश। जो, हाँ ट्रू फिश हो गया जो फिश की फैमिली का कैरेक्टर्स रखता है, जैसे रेहू, कैटला वगैरह। आए बात समझ में? जी। हाँ, उसी तरह से इसका नाम तो जनरेटर है, लेकिन ये मिजनोमर है, दैट इज फॉल्स नेम। नथिंग इज जनरेटेड हियर, हियर only mechanical energy is converted into electrical energy. इसके बाद देखो बेटा, आपको कहता है प्रिंसिपल। पहले तो हम लोग जैसे कहता था वर्किंग थ्योरी लिखो, तो हम बच्चे को कहते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन पूछे चाहे नहीं पूछे लिखना है, प्रिंसिपल पूछे चाहे नहीं पूछे लिखना है, और साथ साथ यही आपका शॉर्ट आंसर में आ जाता था 1 नंबर वाले में। अब यही आपका एमसीक्यू में आ रहा है, देख लो। एन एसी जनरेटर या डायनामो इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने ऊपर भी बताए। Whenever the amount of magnetic flux linked with a coil changes, जैसे किसी coil से change है, flux change करता है, an EMF is induced in the coil. That is, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes,
an EMF is induced in the coil. It lasts so long as change in the magnetic flux through the coil continues. जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, जैसे आप कॉइल है और बार बार मैग्नेट को ला रहे हो, जब तक ये लाते रहोगे चेंज होता रहेगा, ईएमएफ बनेगा। जैसे ही आपने रोक दिया, कोई मोशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने पहले भी बताए थे बेटा, बायो सेवर्ट लॉ में केवल थंब रूल याद रखो। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल में हमने कहा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखो। और यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट में रूल तो बहुत सारे हैं, जनरली इसको यूज करो तो आपका रिजल्ट सही आता रहेगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। याद है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये मोशन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब इसी आधार जी पर देखो बेटा, ये इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल तक आ गए। वेल लेवल डायग्राम। अब यहाँ पर डायग्राम देखने का प्रयास करो। डायग्राम में आप क्या देखते हो? वेल लेवल डायग्राम आपके यहाँ दिख रहे हैं। देखो, ये मैग्नेट है हमारा NS, इसके बीच में ये कॉइल है। इस कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर, जो हम आर्मेचर लिखे हैं। ये कॉइल एक एक्सल के ऊपर सेट है। ये एक्सल रोटेट करेगा तो ये कॉइल भी रोटेट करेगा। कॉइल जो है सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटा हुआ है, और यहीं से नीचे अब आपके देख लो 2 वायर है, और इसको रोटेट करेंगे तो वायर तो टूट जाएगा ना, तो इसलिए आगे चल के एक हम रिंग देते हैं। रिंग के भीतर में कॉइल का एक पोर्शन वेल्ड कर देते हैं, और एक दूसरा रिंग देते हैं जिसके भीतर में दूसरे कॉइल के दूसरे एंड को हम वेल्ड कर देते हैं। इस तरह से आपके 2 रिंग हो गया। ये अब रिंग में करंट आएगा, इस रिंग में करंट बनेगा, तो हम यहाँ पर एक टच ब्रश लगा देते हैं B1। इसमें जो करंट आएगा तो इधर से चला जाएगा, इसमें करंट आएगा तो ये, इस तरह से करंट की सर्किट पूरे हो जाएंगे। अब इसमें से जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ब्रश क्या चीज होता है, स्लिपरी रिंग क्या होता है, उसका एक्सल आर्मेचर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो डायग्राम पर आपको इतना नहीं जान देखना है केवल। कंस्ट्रक्शन। The schematic diagram of an AC generator is shown in figure. Essential part of an AC generator are. Essential part क्या क्या है? पहला पार्ट आपके हो गए आर्मेचर। ABCD is a rectangular armature. आपके ABCD is a rectangular armature जिस पर coil of a large number of turns of insulated copper wire. ABCD हमारा एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, कॉइल है जिस पर कॉपर का वायर लपेटा हुआ है। सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड आयरन कोर, इसी को लिखोगे ABCD is a rectangular armature coil of large number of turns of insulated copper wire wound over a soft laminated core. The coil can be rotated about the central axle. जो हमने बताए थे एक्सल के चार, तो कॉइल यहाँ लपेटा है तो कॉइल इस तरह से रोटेट करेगा। अब दोनों तरफ जो NS था वो उसको फील्ड मैग्नेट कहते हैं। NS आर पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग magnetic field in which armature coil is rotated. The axis of rotation is perpendicular to the magnetic field lines. Rotation जो होगा magnetic field lines के perpendicular होगा। देखो ये मैग्नेट था, यहाँ से फील्ड जा रहे थे, एक्सिस ऐसे है, एक्सिस ये 90 डिग्री पर हो गया। सबको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन पर बनेंगे। स्लिप रिंग्स R1 R2। देखो बेटा, ये जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन होता है इसमें टाइम कंज्यूम कम होते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल रखो। न्यूमेरिकल को बाद में अटेम्प्ट किया करो। स्लिप R1 R2 are two hollow metallic rings to which two ends of armature coil are connected. Brushes B1 B2 are two flexible metal plates or carbon rods kept in light contact with R1 R2. They pass on current फ्रॉम आर्मेचर टू एक्सटर्नल सर्किट। इसी के द्वारा करंट जो है बाहर निकलते हैं आर्मेचर कॉइल से। अब मेनली है आपके वर्किंग में देखो, व्हेन द आर्मेचर कॉइल ABCD इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्सेस। अब आपको दो मैग्नेट था तो फील्ड लाइन ऐसे जाएगा,
कॉइल ऐसे बेटा, कॉइल जैसे रोटेट करेगा तो यहाँ तो पूरा फील्ड लाइन जा रहा है, ऐसे होगा तो फील्ड लाइन नहीं जाएगा, ऐसे होगा तो फिर फील्ड लाइन जाने लगेगा। तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes due to rotation of armature coil and hence induced EMF is set up in the coil. Direction of induced current or current in the coil is determined by Fleming right hand rule. किस रूल से हम डायरेक्शन लेते हैं? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, लेंजेज लॉ भी बोल सकते हो। द करंट फ्लोज आउट द through the brushes B1 in one direction of half cycle and through the brushes B2 in the next half revolution in the reverse direction. एक बार जैसे यहाँ पर है तो ऐसे करंट गया, फिर ऐसे में नहीं जाएगा, फिर ऐसे में करंट जाएगा। इस तरह से करंट का डायरेक्शन बदलता है, एक बार मान लो क्लॉकवाइज तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। द प्रोसेस इज रिपीटेड, इतना ही वर्किंग में ध्यान रखना है, मेनली तो इसका थॉट है न्यूमेरिकल। Therefore, EMF produced is of alternating nature. कहने मतलब जब प्लस माइनस करंट होता रहेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग नेचर। अब आपको डायग्राम में पूछा जाता था पहले वर्किंग थ्योरी, अब इसी के वर्किंग का न्यूमेरिकल्स ध्यान देना बेटा। इस पर दो न्यूमेरिकल्स रहते हैं और देखो यहाँ तक आते आते क्या होता है, इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं बच्चे और सारे फॉर्मूले भूलने लगते हैं, और इस कंडीशन में बच्चे याद नहीं रख पाते, जबकि हल्का है। इसके फॉर्मूले आपको याद है, फॉर्मूला में रिजल्ट वैल्यूज पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कैपिटल एन लिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय ईच टर्न ऑफ कॉइल ए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एंगल व्हिच नॉर्मल टू द कॉइल मैक्स विद बी एट एनी इंस्टेंट, मान लो थीटा है, दैट इज ओमेगा टी एंगल है। A magnetic flux linked with the coil in this position is given by NBA, याद करो बेटा, NBA लिखते थे, N for total turn या BA लिख देते थे, B डॉट A, ये B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, A हो गया एरिया वेक्टर, याद आ गया जी। अब ये फ्लक्स के समय बताए थे, तो BA cos थीटा मीन्स NBA cos ओमेगा टी, ये हमारे पास फ्लक्स हो गया। As coil is rotated, theta changes. So जैसे आप coil rotate करेंगे तो यहाँ थोड़ा एंगल है, यहाँ कुछ और एंगल है, यहाँ कुछ और एंगल है। As coil is rotated, theta changes. So magnetic flux phi linked with the coil changes, and hence EMF is induced in the coil. और इस आधार पर EMF induced होते हैं। At this instant of time, at this instant of time t, if E is the EMF induced voltage, तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं, चले जाओ फैराडेज फ्लेमिंग EMI का सेकंड रूल, सेकंड लॉ ऑफ EMI गिवन बाय फैराडे, E इक्वल टू माइनस d∅dt था मेरा बेटा। अब फाई की जगह पर आप NBA cos ओमेगा टी लिख दो। अब हम बता चुके हैं यहाँ पर क्या है, dt है, डी के साथ टी है, तो टी वेरिएबल्स है, तो टी जिसमें है तो ये टर्म वेरिएबल हो गया, बाकी कांस्टेंट, एनबीए बाहर आ गया, डी कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर लिखना चाहते हो बेटा तो लिख लो कॉपी पर फॉर्मूला, डी कॉस ए एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन ए एक्स बाई ए, सॉरी माइनस साइन ए एक्स इंटू ए। उसी तरह से कॉस ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ लिखा हमने माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यहाँ चेन रूल से हम निकालते हैं। तो देख लो E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। एक फॉर्मूला आपको ऊपर बताएं, ये एनबीए याद करना है, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है ईएमएफ इंड्यूस के लिए, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो बेटा यहाँ पर साइन का एंगल चेंज करता है, तो साइन के मैक्सिमम वैल्यू कब होता है बताओ, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर। तो यदि हम मैक्सिमम वैल्यू इसका लेते हैं तो हम E इक्वल टू क्या करेंगे, मैक्सिमम, और साइन ओमेगा टी 1,
the induced EMF will be maximum when sin omega t equal to maximum, that is 1, and E, तब हम E को E नॉट लिखेंगे, मैक्सिमम E। इसी आधार पर हम यहाँ लिखते हैं E max इक्वल टू E नॉट एन बी ए ओमेगा इंटू 1, साइन की जगह पर लिख दिए, तो हमारे पास E नॉट की वैल्यू क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा। अब वहां पर बेटा मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए कह देगा, या कभी कभी मैक्सिमम करंट निकालने के लिए कहेगा, तो बच्चे इस फॉर्मूला में ढूंढने लगते हैं, सर इसमें एंगल नहीं है। भाई एंगल की हमें जरूरत ही नहीं है, एंगल कब कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो मैक्सिमम का मतलब यह एंगल 90 डिग्री है, इसलिए आपको मैक्सिमम जब देगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करो। आगे बढ़ा समझ में। जी। अब नेक्स्ट है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन बी ए ओमेगा फ्रॉम थर्ड इन सेकंड। सेकंड में जो यहाँ था एन बी ए ओमेगा, यहाँ पर हम ई नॉट पुट कर दिए, इस तरह से E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम इज शोन इन फिगर। यहाँ ग्राफ भी कभी कभी दे देते हैं, बताओ अब इस ग्राफ में कहा क्या है। अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिखे हैं, और अलोंग वाई एक्सिस हमने ईएमएफ की वैल्यू लिखे हैं। तो देख लो जैसे जैसे हम एंगल बदलते जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा, फिर वैल्यू घटते जाएंगे और निगेटिव होगा, तो इस तरह से हमें साइनोसाइडल ग्राफ मिल जाता है ईएमएफ का। तो मोस्टली बच्चे वर्किंग तो लिख देते हैं, कितना ईएमएफ बना ये नहीं लिख पाते हैं। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया बेटा इसके, जी। लर्न ही कर लो भाई। ऊपर में मैक्सिमम वाले में आपको क्या था, मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा, इसी पर न्यूमेरिकल्स रहता है, एन बी ए ओमेगा, और ये आपका हो गया। फिर ग्राफ पर न्यूमेरिकल्स रहते हैं एनसी या एमसीक्यू। अब आपसे पूछते हैं द करंट सप्लाइड बाय एसी जनरेटर इज आल्सो साइन। जब वोल्टेज आपका बेटा साइनोसाइडल है तो करंट भी तो साइनोसाइडल होगा, और एंड इसी को कहते हैं द करंट सप्लाइड बाय एसी जनरेटर इज आल्सो साइनोसाइडल एंड इट इज गिवन बाय I इक्वल टू E अपॉन R। अब आप ऊपर वैल्यू लिख चुके हो E अपॉन R, E का वैल्यू पुट कर दो, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में R लिख दिया हमने। अब हम क्या जानते हैं, E नॉट बाय R वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन रेजिस्टेंस, करंट भी मैक्सिमम। यहाँ पर हमने I नॉट पुट कर दिया, तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी निकल गए। इसके भी आप ग्राफ जब खींचते हो बेटा, इसका भी ग्राफ वैसे ही है, देख लो साइन ग्राफ ही है। अब आपके अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया, देख तो ये पूरा हो गया, मैक्सिमम हो गया T/4 पर, फिर 0 हो गया T/2 पर, और 3T/4 पर माइनस I नॉट हुआ, और T पर पूरा सर्कल का हमने खींचा है। इस तरह से अलोंग वाई एक्सिस हमने I लिए, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम लिए, तो ये हमें मिल गया। आया बेटा समझ में यहाँ तक? जी। बेटा ये था एसी जनरेटर। अब इसमें से क्या क्या याद हुआ बताओ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस थ्योरी पर निर्भर करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पर निर्भर करता है। चलो इसका मेन पार्ट में क्या क्या हो गया, दो चार नाम बोलो। क्या कहते हैं, रिंग हो गई, R1 हाँ, R2 रिंग। हाँ रिंग हो गया, ब्रश हो गया, आर्मेचर हो गया, मैग्नेट हो गया, 4-5 नाम याद रखो। ऐसे ही ये एमसीक्यू में दे देंगे जहां आपको परेशानी नहीं होगा। मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, NBA ओमेगा, ओमेगा। एन बी ए ओमेगा, इसका मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, और इसी आधार पर आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हो। इसके बाद आपके जैसे भी देते हैं बेटा, किसने किया था, यूगोस्लाव साइंटिस्ट टेस्ला ने, निकोला टेस्ला ने सबसे पहले किए थे, और इसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देते, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, तो इस पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे बेटा समझ में आता?
तो आपका ये जी। एसी जनरेटर हो गया, एक ट्रांसफार्मर बच गया, वो थोड़ा इससे भी लंबा है। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफार्मर कल हम करके फिनिश कर देंगे, तब हम एमसीक्यू क्वेश्चन डेली देंगे और आप लोग उन एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उसका डिस्कस हमसे करके सॉल्यूशन करो। अब ये 1 महीना वही क्लास चलेगा हर एक चैप्टर का। अब इस आधार जी। पर हाँ, कल तक इसको ट्रांसफार्मर को फिनिश कर लो बेटा। तो चलो आज ओवर करते हैं। आपको वीडियो जो है ये वीडियो का भी काम करेगा, लेक्चर का भी काम करेगा, नोट्स का भी काम करेगा। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।